हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्रेटरियल असिस्टेंट ट्रेड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। ये MCQ क्वेश्चंस सेक्रेटरियल असिस्टेंट ट्रेड से रिलेटेड सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप चाहे इस ट्रेड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। MCQ क्वेश्चन सोल्व करने का मेन उद्देश्य यह होता है कि आपको ये आइडिया लग सके कि एग्ज़ाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके अकॉर्डिंग आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी पोस्ट के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये MCQ क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी फर्म या किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएंगे तब इंटरव्यूअर आपसे इस ट्रेड से रिलेटेड जब टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा तो ये MCQ क्वेश्चंस आपको इंट्रो देने में काफ़ी मदद करेंगे। और साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। इस सीरीज़ को हम 4 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के फोल्डर में जाकर आप इस ट्रेड की सभी वीडियो को वहां पर देख सकते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ईमेल। निम्नलिखित में से क्या ईमेल का सही विवरण है। तो ईमेल का जो सही विवरण है या ईमेल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर एक CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसा कि आपने जानता होगा कि वो प्रोसेसिंग करने के काम में आता है। जितनी भी कैलकुलेशन होती है वो परफॉर्म करता है। तो उसके अंदर 2 यूनिट होती है, एक होती है हमारी CU, उसको हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, एक होती है हमारी ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर वो अर्थमेटिक ऑपरेशन को भी परफॉर्म करता है, लॉजिकल ऑपरेशन को भी परफॉर्म करता है और डाटा को स्टोरेज करने के काम में भी आता है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट इज यूज टू अटैच एन पेन ड्राइव। निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट पेन ड्राइव को लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पेन ड्राइव को लगाने के लिए जो हम पोर्ट इस्तेमाल करते हैं तो वो होता है हमारा USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यूनिवर्सल सीरियल बस इज ए पोर्ट विच इज यूज टू अटैच ए पेन ड्राइव। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। तो साथियों, आप जब भी क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन वीडियो को पॉज कर खुद से क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश किया करो, सभी ऑप्शनों को आप रीड आउट किया करो, क्योंकि आप ट्रेड थ्योरी को पहले बुक से पढ़ चुके हैं और ये जस्ट क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए और एग्जाम ओरिएंटेड है, ताकि आपको आइडिया लग सके कि एग्जाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि मैं आपको अगर सभी ऑप्शंस पढ़कर बताऊंगा तो लॉट ऑफ टाइम कंज्यूम होगा और वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, लेंथी वीडियो आपको काफ़ी बोरिंग लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से क्या एक आउटपुट डिवाइस है। तो जितने भी 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शनों में से तो जो मॉनिटर है वो मॉनिटर हमारा एक क्या है, आउटपुट डिवाइस होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ प्रिंटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रिंटर का प्रकार नहीं है। तो एक तरीके से जैसे प्रिंटर के काफ़ी टाइप होते हैं, जैसे इंकजेट प्रिंटर भी होता है, लेजर प्रिंटर भी होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी होता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, यहाँ सभी। तो ये नोट शब्द इसने थोड़ा गलत यूज कर लिया है, इसका क्वेश्चन ये होना चाहिए था, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ प्रिंटर। इनमें से कौन सा है वो प्रिंटर का एक प्रकार है। तो इंकजेट भी प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर भी होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी होता है। तो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन फोर्थ। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से बनाता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ प्रिंटर। 3 ऑप्शन सही देता है, एक चौथा गलत दे देता है, या फिर नन ऑफ द अबव दे देता।
तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। इफ़ द क्वेश्चन इज गिवन विच अमंग द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग टूल इज यूज टू क्रिएट एंड कंबाइन मैनी नेम्स एंड एड्रेसेस so as to send the multiple email conveniently in MS Word। निम्नलिखित में से किस टूल का प्रयोग MS Word में बहुत से नामों और बहुत से पतों को सृजित और एकत्रित कर बहु ईमेल की जो सुविधा है वो प्रदान करता है। तो MS Word के अंदर एक मेल मर्ज का ऑप्शन होता है, या जब भी हम किसी को जीमेल करते हैं तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले मेल मर्ज पर ही जाते हैं। मेल मर्ज के बाद उस कैंडिडेट का एड्रेस डालते हैं जहाँ पे हमें मेल सेंड करना है, फिर हम डालते हैं सब्जेक्ट, फिर डिस्क्रिप्शन लिखते हैं और फिर फाइल को अटैच करते हैं। तो MS वर्ड में एक साथ बहुत से लोगों को ईमेल करना या मल्टीपल लोगों को ईमेल करना तो किसके द्वारा की जाती है, वो की जाती है हमारी मेल मर्ज या फिर मेल विलय के द्वारा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन यूज ऑफ MS वर्ड। निम्नलिखित में से क्या MS वर्ड का प्रमुख उपयोग है। तो MS वर्ड मेनली हम किस लिए यूज करते हैं कि टेक्स्ट की टाइपिंग करने के लिए, एक तरीके से हम कह सकते हैं स्टोरी लिखने के लिए आप जनरली यूज किया जाता है। तो राइट ए स्टोरी या कहानी लिखना दैट इज़ मेन यूज ऑफ MS वर्ड। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। विच अमंग द फॉलोइंग वेल डिस्क्राइब द गटर मार्जिन। निम्नलिखित में से क्या गटर मार्जिन का एक सही प्रकार से व्याख्यात करता है। तो गटर मार्जिन मेनली जो डिफाइन करता है वो करता है कि ऐड ए मार्जिन टू द लेफ्ट वाइल प्रिंटिंग। मुद्रण के समय बाई और मार्जिन को जोड़ना। जो मार्जिन एक तरीके से लेफ्ट मार्जिन भी हो सकता है, राइट मार्जिन भी हो सकता है, टॉप मार्जिन भी हो सकता है और बॉटम मार्जिन भी हो सकता है। लेकिन गटर मार्जिन अगर वेल डिस्क्राइब करना है तो जो मार्जिन दिया जाता है वाइल प्रिंटिंग लेफ्ट साइड में दिया जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज टू असेस द कॉमनली यूज कमांड्स एंड टूल्स। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आमतौर पर होने वाली कमांड और टूल्स के लिए किया जाता है। तो ये होता है हमारा टूल। तो टूल इज़ एक तरीके से कह सकते हैं टूल बार इज़ मेनली यूज टू असेस द कॉमनली यूज कमांड एंड द टूल। तो जो कॉमनली यूज मतलब रिसेंटली यूज किए हो या जो फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हो किसी भी कमांड या किसी भी टूल का, तो वो किस में असेस होती रहती है, दिखाई देती है हमें, तो वो दिखाई देती है टूल बार के अंदर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट। दस्तावेज मुद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड की जो शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो किसी भी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए हम कीबोर्ड से जो शॉर्टकट की प्रेस करते हैं वो करते हैं Ctrl+P। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्मेटिंग इज अवेलेबल इन ऑटो फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स। ऑटो फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेट उपलब्ध होता है। तो ऑटो फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स में जो फॉर्मेट अवेलेबल होता है वो होता है हमारा नंबरिंग फॉर्मेट, बॉर्डरिंग फॉर्मेट एंड फॉन्ट फॉर्मेटिंग। तो सभी ये फॉर्मेट होते हैं। जैसे नंबर का कोई फॉर्मेट होता है, नंबर को किस तरीके से टैलिक फॉर्म में लिखना है या कोई और शेप देनी है, बॉर्डर करना है, चारों तरफ फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा छोटा करना है, तो ये सभी क्या होता है कि ऑटो फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स में ये फॉर्मेट अवेलेबल होते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच अमंग द फॉलोइंग कंडीशंस आर अप्लाइड इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नियमबद्ध फॉर्मेटिंग में निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें लगाई जाती है। तो मेनली जो सेल और फॉर्मूला कंडीशंस आर अप्लाइड इन द कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो देखा क्या होगा कि आपने जिस भी एक्टिव सेल में जो हम कार्य करते हैं तो फॉर्मूला जहाँ पे यूज करते हैं तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कंडीशन वहाँ पे अप्लाई की जा रही है। तो सेल एंड द फॉर्मूला
आर द कंडीशन दैट इज अप्लाइड इन द कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, सेल एंड फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग सिंबल इज यूज टू इनपुट द फॉर्मूला इन द MS एक्सेल। MS एक्सेल में इनपुट फॉर्मूले के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक प्रयोग किया जाता है। तो जनरली आपने देखा होगा कि MS एक्सेल के अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है उसमें अगर हमें कोई भी फॉर्मूला यूज़ करना है तो फॉर्मूला लगाने से पहले हम इक्वल या बराबर के साइन का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज टू असेस द प्रीवियस सेल इन ए रेंज। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग क्षेत्र में पिछले सेल तक पहुंच के लिए किया जाता है। तो जो हम यूज करते हैं प्रीवियस सेल में पहुंचने के लिए, टू असेस द प्रीवियस सेल इन ए रेंज वी यूज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर की। तो कंट्रोल प्रेस करेंगे देन शिफ्ट देन एंटर की। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर की इज यूज टू असेस द प्रीवियस सेल इन ए रेंज। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ, नन ऑफ दीज या नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टैब स्क्रॉल बार आर लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द एक्सेल डॉक्यूमेंट। टैब स्क्रॉल बार एक्सेल दस्तावेज के निम्नलिखित में से किस भाग में पाया जाता है। तो टैब स्क्रॉल बार इज मेनली लोकेटेड इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर इन द एक्सेल डॉक्यूमेंट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑन द आउटलाइन पैनल व्हेन ए ब्लैंक फाइल इज ओपन इन द MS पावर पॉइंट। जब एक MS पावर पॉइंट में खाली फाइल खोली जाती है तब आउटलुक पैनल पर निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध नहीं होता है। तो जब भी हम जो पावर पॉइंट या PPT के अंदर एक खाली फाइल को खोलते हैं तो आउटलाइन पैनल पर जो नोट्स है वो अवेलेबल नहीं होता है। तो जो मेनली एक तरीके से जो ब्लैंक जो स्लाइड होती है उसके अंदर नोट्स अवेलेबल नहीं होते, और जो स्लाइड हमने बनाई हुई होती है, जब मान लें हम कहीं पे भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कोई ऑडियंस का कोई क्वेश्चन आता है या कोई डाउट होता है, अगर हमें नहीं पता है तो हम वहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हमें नोट डाउन करनी है तो वहाँ पे हम नोट डाउन कर सकते हैं नोट के अंदर जाकर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन स्लाइड लेआउट। निम्नलिखित में से क्या स्लाइड लेआउट पर उपलब्ध नहीं होता है। तो स्लाइड लेआउट पर जो उपलब्ध नहीं होता है वो होता है हमारा एनिमेशंस। तो लिस्ट है, चार्ट और टाइटल्स है, ये सभी स्लाइड लेआउट्स के ऊपर अवेलेबल होते हैं, लेकिन एनिमेशन इज नॉट अवेलेबल इन द स्लाइड लेआउट। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ MS पावर पॉइंट। निम्नलिखित में से क्या MS पावर पॉइंट का जो मुख्य कार्य होता है। तो पावर पॉइंट्स के द्वारा हम क्या जनरेट करते हैं, प्रेजेंटेशन को द्वारा जनरेट की जाती है। कोई भी अगर कोई मीटिंग लेनी है, कॉमन मीटिंग लेनी है, कोई ट्रेनिंग देनी है तो PPT का प्रयोग करता है। अगर हमें लार्ज नंबर ऑफ एक बड़े नंबर ऑफ संख्या में किसी बच्चों को पढ़ाना तो हम PPT का यूज कर सकते हैं। जितनी भी जो कॉरपोरेट ऑफिस होती है उनकी जो प्रेजेंटेशन दी जाती है मंथ वाइज या वीकली कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो वो भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा ही दी जाती है। सेल या मार्केटिंग की जो ऐड की जाती है वो भी हम PPT के द्वारा कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट। तो कॉरपोरेट प्रेजेंटेशन, बोर्ड मीटिंग एंड सेल पिच ऑल आर द एप्लीकेशंस ऑफ द MS पावर पॉइंट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग हैज ऑल मेन कंट्रोल इन द प्रेजेंटेशन। निम्नलिखित में से किस में प्रस्तुतिकरण के सभी मुख्य नियंत्रण है। तो जो ऑल कंट्रोल आर अवेलेबल होता है, जो जहाँ से सारे कंट्रोल नियंत्रित किए जाते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर, तो वो होता है हमारा टास्क पैन। तो टास्क पैन हैज़ ऑल द कंट्रोल आर अवेलेबल इन द प्रेजेंटेशन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन टास्क पैन, निम्नलिखित में से क्या टास्क पैन में उपलब्ध नहीं होता है। तो टास्क पैन के अंदर जो अवेलेबल होते हैं जैसे स्लाइड लेआउट है, स्लाइड डिजाइन है या ट्रांजिशन है, तो ये सभी टास्क पैन के अंदर अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो मास्टर स्लाइड है दैट इज नॉट अवेलेबल इन द टास्क पैन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, निम्नलिखित में से क्या संचारण प्रक्रिया का भाग नहीं है। तो एक तरीके से कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है मतलब दो लोगों के बीच में आपस में बातचीत, तो वो बातचीत ओरली भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है। मान लो एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर मेल कर रहे हैं, तो हमने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया कि अगर दूसरा व्यक्ति उसको पढ़े तो वो समझ ना पाए, तो हमने कोडिंग की फॉर्म में एक तरीके से एक मैसेज दूसरे पर्सन को भेजा है, और जहाँ पे हमने मैसेज को भेजा है वहाँ पे वो बंदा क्या है उस मैसेज को डिकोड करेगा और समझ जाएगा कि मैंने अपने मैसेज में क्या लिखा है, या उसको हम एनकोडिंग भी बोल सकते हैं। तो रेफरेंस इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो कोडिंग, डिकोडिंग एंड एनकोडिंग आर द पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच द टर्म या विच अमंग द टर्म इज यूज टू रेफर द अननेसेसरी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस दैट अकर इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, संचारण प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली अवांछित बाधाओं के लिए निम्नलिखित में से किस टर्म का प्रयोग किया जाता है। मान लो दो व्यक्ति आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेकिन ऐसे एरिया में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वार्तालाप या बातचीत कर रहे हैं, वहाँ पे शोर शराबा बहुत है, तो वो आपस में अपनी बातों को एक तरीके से सुन नहीं पाएंगे, अच्छे से एक तरीके से इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति जब बोलेगा तो शोर शराबे की वजह से दूसरे व्यक्ति को सुनाई नहीं देगा, हो सकता है आधी अधूरी बात सुनाई दे, तो एक लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस विल बी क्रिएटेड इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो ये किसकी वजह से होता है, ये होता है शोर या फिर नॉइज की वजह से। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू रेफर द मैसेज इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, संचारण प्रक्रिया में संदेश के लिए निम्नलिखित में से किस टर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि आज डिजिटल ज़माना एक तरीके से मल्टीमीडिया का टाइम है, जब एक मैसेज को हम दूसरे स्थान पर विद इन सेकेंड भेज सकते हैं। तो मीडिया इज़ ए टर्म दैट इज़ यूज टू रेफर द मैसेज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। जैसे आजकल व्हाट्सअप आ गया है या फेसबुक है, तो के द्वारा हम चैट के द्वारा मैसेज को इंस्टेंटली भेज सकते हैं। तो एक हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस है, इसको हम टर्म दे सकते हैं मल्टीमीडिया या फिर मीडिया। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द HTML इज यूज टू क्रिएट विच अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसका उपयोग है वो HTML को बनाने के लिए, सर्जन करने के लिए किया जाता है। तो HTML के द्वारा हम वेब पेज को जनरेट कर सकते हैं। तो वेब पेज इज मेनली तो HTML इज मेनली यूज टू क्रिएट ए वेब पेज। तो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। तो HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ ईमेल एड्रेस, निम्नलिखित में से कौन से ईमेल एड्रेस का सही प्रकार है। तो आपने देखा होगा कि ईमेल एड्रेस में दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा यूज़र नेम, एक होता है हमारा डोमेन नेम। यूज़र नेम हमारे द्वारा दिया जाता है और डोमेन नेम जिस पर हम आईडी अपनी वो क्रिएट कर रहे हैं, जैसे जीमेल है, याहू है, इस तरीके से वो होता है हमारा डोमेन नेम। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट। तो rocket@signmail.com, ये जो स्लैश लगा हुआ है ये भी गलत लगा हुआ है, इसको आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो मेनली दो पार्ट होते हैं ईमेल एड्रेस के, एक होता है हमारा यूज़र नेम जो हमारे द्वारा दिया जाता है, और एक होता है हमारा डोमेन नेम जिसके ऊपर हम आईडी अपने वो क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू रेफर टू ट्रांसफर द फाइल ऑलरेडी ऑन द
मेल टू द पीसी या फिर पर्सनल कंप्यूटर। व्यक्तिगत कंप्यूटर पर ईमेल से पहले से होने वाली फाइलों के अंतरण के लिए प्रयोग किए जाने वाले टर्म को निम्नलिखित में से कौन सी होती है। तो जब भी हम अपनी ईमेल को खोलते हैं तो हमारे पास मान लो एक लार्ज नंबर ऑफ संख्या में ईमेल आई हुई है, तो एक तरीके से जब हम ईमेल को ओपन करते हैं या कोई भी अटैचमेंट है उसको हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। तो डाउनलोड इज ए टर्म दैट इज यूज टू रेफर टू ट्रांसफर ए फाइल ऑलरेडी ऑन द ईमेल टू द पीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द आईपी। निम्नलिखित में से क्या आईपी का सही विवरण होता है। तो आईपी एक तरीके से एड्रेसेज होते हैं। आईपी का जो मतलब होता है वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ एमएस वर्ड इज नोन एज पोर्ट्रेट। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन से घटक को पोर्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। तो आपने देखा होगा कि पेज की दो ओरिएंटेशन होती है। जब भी हम पेज को प्रिंट आउट निकालते हैं तो ये वाली जो ऑपरेशन होती है हमारी पेज की ओरिएंटेशन, इसको हम बोलते हैं पोर्ट्रेट। और इस तरीके से अगर पेज को रोटेट कर रहे हैं, प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, जो डाटा एक तरीके से ऐसे लिखा आता है और इसमें थोड़ा लंबा आता है, तो इसको हम बोलते हैं पोर्ट्रेट और इसको हम बोलते हैं लैंडस्केप। तो ये सब दोनों क्या होती है कि हमारी पेज की ओरिएंटेशन होती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ F12 फंक्शन की इन द एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में जो फंक्शन की F12 है उसका प्रयोग है निम्नलिखित में से क्या है। तो ये होता है प्रमोटिंग सेव एज डायलॉग बॉक्स। डायलॉग्स बॉक्स के रूप सेव करना, तो ये जो मेन फंक्शन होता है एमएस वर्ड में F12 फंक्शन की का। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच अमंग द फॉलोइंग व्यू हेडर एंड फूटर इज अवेलेबल इन द एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किसमें हेडर और फूटर है वो दर्शाए जाते हैं या दर्शनीय होते हैं। तो हेडर और फूटर जो विजिबल होते हैं, दिखाई देता है, तो वो जो एक तरीके से हम कह सकते हैं वो दिखाई देता है प्रिंट लेआउट व्यू के अंदर। तो प्रिंट लेआउट व्यू is the view in which header and footer are visible in the MS Word document। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज इन इंटरनेट। निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग इंटरनेट में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। तो HTTP, DCHP एंड FTP ऑल इन सभी एक तरीके से प्रोटोकॉल का हम इंटरनेट के अंदर यूजेस करते हैं। तो यहाँ पे HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और DCHP स्टैंड फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, DCHP स्टैंड फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल और FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग नेटवर्क कनेक्शन मेथड इज यूज इन स्मॉल ऑफिसेज। छोटे कार्यालयों में निम्नलिखित में से किस नेटवर्क जोड़ने वाले तरीके का प्रयोग किया जाता है। तो छोटे कार्यों में हम लैन नेटवर्क जोड़ने वाले तरीके का हम प्रयोग करते हैं। तो लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज व्हेन टू पीपल कोइंसिडेंटली बुक द सेम रूम इन ए होटल। तो ये दो चार क्वेश्चन है वो एक तरीके से रेस्टोरेंट या फूड बेवरेज सर्विस से रिलेटेड टाइपिंग हो गए, लेकिन आप इन क्वेश्चनों को भी देख सकते हैं, आपकी नॉलेज है वो काफ़ी इम्प्रूव होगी। तो एक होटल में एक कमरे में जब दो व्यक्ति एक साथ एक कमरे को बुक करते हैं तो निम्नलिखित में से क्या एक टर्म यूज की जाती है। तो उसको टर्म को हम बोलते हैं डबल ऑक्यूपेंसी या दुगना अधिभोग। तो एक होटल में एक कमरे को जब दो व्यक्ति एक साथ बुक करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डबल ऑक्यूपेंसी या फिर दुगना अभिभोग। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज फॉर द ग्रुप ऑफ सेम होटल्स इन मल्टीपल प्लेस इन द कंट्री। देश में विभिन्न स्थानों पर एक समूह के होटल के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो देश के जो विभिन्न स्थानों में एक ही समूह के होटल को जो टर्म हम प्रयोग करते हैं वो होता है होटल चेन। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि ओयो है, तो ओयो क्या है कि पूरे भारत में है और लगभग हर उसमें डिस्ट्रिक्ट में या जनपद में या ब्लॉक में मिल जाएगा आपको। तो एक तरीके से एक ग्रुप ऑफ सेम होटल इन ए मल्टीपल प्लेस इन ए कंट्री इज नोन एज द होटल चेन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फूड इन ए होटल। निम्नलिखित में से कौन होटल में खाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो दो एक प्रिपेयर हो सकते हैं, जो एक भोजन को बना रहा है, दो भोजन को तैयार कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं कुक या फिर शेफ, और जो भोजन को सर्व कर रहा है टू द कस्टमर, जो भोजन को कस्टमर से दे रहा है तो वो होता है हमारा वेटर। तो अगर तरीके से हम कह सकते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करा रहा हो वो वेटर हो सकता है और जो भोजन को तैयार कर रहा हो वो हमारा कुक या फिर शेफ हो सकता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन ड्यूटी ऑफ फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव। निम्नलिखित में से क्या एक फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव का जो मुख्य कार्य होता है। तो फ्रंट डेस्क जो एग्जीक्यूटिव होता है एक तरीके से हम रिसेप्शनिस्ट भी कह सकते हैं। तो रिसेप्शनिस्ट क्या करता है कि कोई भी कस्टमर, मान लो मैं होटल की बात करता हूँ, होटल में कोई कस्टमर आया तो कब कस्टमर चेक इन करता है, किस टाइम करता है, किस डेट में करता है और किस डेट में चेकआउट करता है और किस टाइम में चेकआउट करता है। और अगर हमें कोई मैसेज कन्वे करना हो तो ये जो मैसेज ट्रांसफ़र किया जाता है ये भी फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव के द्वारा ही किया जाता है। और गेस्ट फोलियो भी लेजर जो बनाई जाती है वो फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनाई जाती है। अगर हमारे गेस्ट को कोई समस्या होती है तो समस्या का समाधान भी किसके द्वारा किया जाता है, वो फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव के द्वारा ही किया जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच अमंग द फॉलोइंग बुक आर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक द चेक इज टू बी डन। निम्नलिखित में से किस में चेक इन बुक की जाती है। तो ये की जाती है चेकिंग, कोई भी कस्टमर जैसे किसी डेट पर्टिकुलर डेट में आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं चेक इन, और एक किसी डेट में जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं चेक आउट। तो एक तरीके से जो भी कस्टमर आया किस समय पर आ रहा है, किस डेट में आ रहा है, किस समय पर और किस डेट में जा रहा है, और बाकी कोई भी जो एक्टिविटी जितने दिन वो रुका है उसकी जो नोट डाउन की जाती है एक तरीके से, उसको हम बोलते हैं गेस्ट फोलियो या फिर गेस्ट पंजिका। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। तो उस पंजिका में उस कस्टमर का या उस अतिथि का पूरा रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग बुक मेंटेन्स द डे टू डे रिकॉर्ड ऑफ एक्टिविटीज इन ए होटल। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक होटल की दैनिक जो गतिविधियों का रिकॉर्ड रखती है। डे बाय डे जो भी गतिविधि होती है या एक्टिविटी होती है उनका रिकॉर्ड रखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वो होती है हमारी लॉग बुक या फिर लॉग रिकॉर्ड। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू डिनोट द यूजेस कंडीशन ऑफ ए रूम। निम्नलिखित में से क्या कमरे का प्रयोग शर्त को दर्शाने के लिए किया जाता है। अगर हमें किसी कमरे की जो कंडीशन को दर्शाना है कि रूम है वो भरा हुआ है या रूम है वो खाली है, तो इस तरीके से जो टर्म हम यूज करते हैं वो हम कह सकते हैं यूजेज स्टेटस, उपयोग की स्थिति, भरा हुआ है या खाली है। तो यूजेज स्टेटस इज अ टर्म दैट इज यूज टू डिनोट द यूजेज कंडीशन ऑफ द रूम। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज गिवन टू द कस्टमर वंस देन पे द अमाउंट। एक ग्राहक को निम्नलिखित में से क्या दिया जाता है जब वह राशि का भुगतान करता है। तो कोई भी कस्टमर आता है तो कस्टमर मान लो रेस्टोरेंट में आया, खाना खाया, तो खाना खाने के बाद क्या है बिल को पे करता है, तो बिल हम उसको प्रदान करते हैं, फिर वो बिल में जितनी पेमेंट है वो पे करता है। इसी तरीके से मान लो किसी ने रूम लिया हुआ है होटल के अंदर तो हम उसको बिल प्रोवाइड कराएंगे, देन वो पेमेंट पे करेगा।
तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग मिस्टेक इज मेड इन फॉरवर्डिंग मैसेज। संदेश को आगे भेजने में निम्नलिखित में से क्या गलतियां होती है। तो जब भी हम किसी मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं, मान लो टॉप टू डाउन या बॉटम टू टॉप, तो अगर कोई मिस्टेक जो जनरली इंडिकेट की जाती है तो वो होती है हमारी इनकरेक्ट अजम्पशंस। जो मान लो कोई मैसेज किसी ने कहा, उसमें हम गलत धारणाएं ले लेती है, तो हम पॉजिटिव में सोचेंगे या फिर नेगेटिव में सोचेंगे। तो एक गलत धारणा या गलत कल्पनाएं या अजम्पशंस अगर हमारी गलत है तो वो दैट इज़ मिस्टेक इज़ अवेलेबल या मेड इन द फॉरवर्डिंग ए मैसेज। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। अगर कोई इन्फॉर्मेशन टॉप टू बॉटम आ रही है, टॉप से मान लो जो जनरल मैनेजर है उसने आपको कुछ बातें बताई और आपने उस तरीके से उसको नेगेटिव लिया या नेगेटिव अंज्यूम किया, तो आप नेगेटिव मैसेज है वो नीचे फॉरवर्ड करेंगे। तो उससे क्या है कि नेगेटिव मैसेज है वो टॉप टू बॉटम है वो फॉरवर्ड हो गया है। तो जनरली मिस्टेक्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन ऑफिस द सेफ्टी रीजन इट इज़ इम्पोर्टेंट टू। एक ऑफिस में सुरक्षा कारणों से यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मान लें ड्यू टू द सेफ्टी रीजन, मान लो होटल हो, रेस्टोरेंट, जो कोई भी स्थान हो जहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं या कोई एक तरीके से आग लग जाती है, तो आग लगने से क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, फायर अलार्म को देंगे। और जितने भी जो इमरजेंसी गेट है, स्टेयर्स है या पैदल चलने के रास्ते हैं, उनके अगर रास्ते में कोई भी बाधाएं उत्पन्न हो रखी है तो उनको हम दूर कर देंगे। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी द इमरजेंसी एग्जिट स्टेयर्स एंड वॉल्कर्स क्लियर ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब उस रास्ते में कोई सामान ना पड़ा हो, क्योंकि जब व्यक्ति इमरजेंसी में निकलेगा तो वो उलझन में ना पड़ जाए। तो एक सेफ्टी है एक तरीके से। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट ए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए सेक्रेटरी। इनमें से कौन सा उत्तरदायित्व सचिव का नहीं होता है। तो असाइनिंग ए जॉब टू द अदर एम्प्लॉइज, अन्य कर्मचारी को काम सौंपना दैट इज नॉट ए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए सेक्रेटरी। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी लैंग्वेज शोज दैट यू आर लिसनिंग। इनमें से कौन से शारीरिक हाव भाव दर्शाते हैं कि आप उनकी बातें सुन रहे हैं। मान लो दो व्यक्ति आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हम एक तरीके से आई कांटेक्ट बनाकर या फिर सर झुकाकर कि इंटरेस्ट बता सकते हैं कि उसको हम आपकी बातों को सुन रहे हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड, द नोडिंग एंड मेक एन आई कांटेक्ट। नज़रें हिलाते हुए, सर हिलाकर हम ये दूसरे व्यक्ति को ये दर्शा सकते हैं कि हम उनकी बातों को सुन रहे हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड यू रिएक्ट व्हेन समवन इज टेलिंग यू अबाउट ए टेरिबल इंसिडेंट they have had when they were coming to the office, like almost meeting in a car accident। आप कैसी प्रतिक्रिया देंगे जब आपको कोई एक भयानक दुर्घटना के बारे में बताता है कि जब वो ऑफिस आ रहा था तो एक कार का एक्सीडेंट हो गया था। तो उसकी बातों को हम क्या करेंगे, चिंतापूर्वक सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, लुक कंसर्न। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट वुड यू से इफ़ यू डोंट एग्री विद समवन एल्स। यदि आप किसी से सहमत नहीं हैं तो आप क्या कहेंगे। अगर हम मान लो किसी व्यक्ति से या किसी बात पर सहमत नहीं है तो हम कहेंगे आई डोंट एग्री विद योर ओपिनियन, मैं आपकी राय से सहमत नहीं हूँ। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू बिहेव इफ़ यू वांट टू कंप्लेंट। यदि आप शिकायत करना चाहते हैं तो सर्वोत्तम तरीका क्या होगा। जब भी हमें अपनी मान लो कंप्लेंट करनी है, जब भी हम शिकायत करते हैं तो एक सर्वोत्तम तरीका ये होता है कि हमें शांत रहकर अपनी बातों को रखना है और अपनी बात पर अडिग रहना है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड, स्टे क्लेम बट स्टिक टू योर पॉइंट। शांत परंतु अपने
जो मत को दृढ़ रहेंगे, अपनी बात पर है वो अड़िग रहेंगे। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज ए ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्पोकन टेक्स्ट। डैश बोले गए पाठ का प्रतिलेखन होता है। तो एक तरीके से हम बोलते हैं उसको डिटेक्शन। तो डिटेक्शन इज ए ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द स्पोकन टेक्स्ट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। द डिटेक्शन ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो डिटेक्शन शब्द है वो किस एक तरीके से कह सकता हूँ किस लैटिन वर्ड से वो उत्पन्न हुआ है। तो जो जिससे उत्पन्न हुआ है वो है हमारा डक्टेयर। तो डिटेक्शन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड डक्टेयर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्रैक्टिस टू इम्प्रूव द डिटेक्शन टास्किंग स्किलिंग इन ए मीटिंग। किसी बैठक में डिटेक्शन कौशल में सुधार लाने के लिए इनमें से सबसे अच्छा अभ्यास है वो क्या है। तो जो भी एक तरीके से किसी बैठक की डिटेक्शन जो करते हैं, कार्य प्रणाली में अंदर कोई सुधार लाना है, तो सबसे अच्छा तरीका होता है एग्जामिन द एजेंडा। एजेंडा को हमें समझना है कि किस टॉपिक पर मीटिंग है या कोई भी एक्टिविटी होनी हो किस टॉपिक पर होनी है, तो उस एजेंडे को समझेंगे। और सिट नियर द पर्सन सीटिंग चेयरिंग द मीटिंग में जो बैठक के अध्यक्ष होता है कि जो बैठक को अध्यक्ष करते हैं, बैठक का जो हेड होता है उसके हम नज़दीक बैठेंगे। एंड कीप ए नोट पैड एंड ए पेन रेडी। तो अपने साथ में एक पेन और एक नोट पैड तैयार रखेंगे। जो भी मीटिंग के अंदर जो भी डिस्कशन होगा उसको शॉर्ट फॉर्म में डिटेक्शन के फॉर्म में हम शॉर्ट हैंड की फॉर्म में उसको लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। तो साथियों आज के लिए हम इतने क्वेश्चन रखते हैं, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।